हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है आर्ट एंड कल्चर का जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स है और उसमें भी ये है विजन आईएएस का। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पूरा समरी है एक साल के आपके करंट अफेयर्स की। तो इसमें आर्ट कल्चर और इसके बाद हम आपके शुरू कर देंगे पॉलिटी, और इसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि नहीं कराया, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताइए। और रही बात, तो आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये 200% है, इससे ज़्यादा बड़ा फॉन्ट होता नहीं है, वरना मैं वो भी कर देता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है ऊपर आपको देख लीजिए, एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर वहां से शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक है मूर्तिकला, स्थापत्य कला यानी कि स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इसके बाद पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज। इसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज, और आगे बढ़ते जाइए। और इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म और विविध। ठीक है, कुल मिलाकर ये 80 पेज लगभग है, 79 पेज है ये है। और क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भले ही क्वेश्चन स्टैटिक आते हों, लेकिन करंट बेस स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। और फालतू नहीं पढ़ना है, इसलिए क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे 3 दिन, और मैं पढ़ा दूंगा तो आपको 3 दिन क्या 3 घंटे में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें पहला मंदिर बात करते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया। चर्चा में यह आया क्योंकि लिंगराज मंदिर और उससे संबद्ध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, और केंद्र सरकार ने उसका कर दिया विरोध कि आप ये अध्यादेश ना लाएं। इसी तरह एक अन्य घटनाक्रम में क्या हुआ है, उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने को लेकर भी आपत्ति उठाई जा रही। तो ये सब एक ऐसा है कि चर्चा में क्यों है, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ टेम्पल है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और पुरी यानी कि उड़ीसा में ये स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो देखिए जो नोट्स बना रहे हैं, तो नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए जगन्नाथपुरी, और इसके बाद ये किसको समर्पित है, तो नाम से ही पता चल जाता है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कब, काल जरूर पूछा जाता है, टाइम। तो 12वीं शताब्दी में, और पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इसका निर्माण कराया था, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल का। ठीक है, और अब इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सी शैली में निर्मित है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, तो ये नाम से ही समझ में आता है। दूसरा, ये 12वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इसका निर्माण कराया था। और ये कौन सी शैली में निर्मित है, तो ये है कलिंग स्थापत्य कला शैली में। तो कलिंग क्या है, देखिए 3 शैलियां होती हैं मुख्य रूप से, नागर शैली, बेसर शैली, ठीक है, और दक्षिण की शैली। तो नागर में ही एक शैली है कलिंग स्थापत्य कला यानी कि कलिंग शैली, नागर का ही एक रूप है। ठीक है, बेसर में क्या होता है, नागर और साउथ वाली जो शैली है उसका कॉम्बिनेशन होता है बेसर शैली में। ठीक है, तो दिन के किसी भी समय इस मंदिर की विशेषता यह है कि मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यह कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। इसके बाद बात करते हैं पवित्र त्रिमूर्ति। अब यह पूछ लेता है किन की मूर्तियां हैं, तो वहां पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां हैं, और वो भी लकड़ी से निर्मित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। और मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है और इसे ही रथ महोत्सव कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर को यमानिका तीर्थ भी कहा जाता है और प्रवेश द्वार के सामने अरोड़ा स्तंभ, अरोड़ का मतलब सूर्य होता है संस्कृत में, यह सूर्य स्तंभ है जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में हुआ करता था। ठीक है, अब ये फिर से इतिहास है, कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर हेडिंग डाल लो यहां पर लिंगराज मंदिर। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा ये जगन्नाथपुरी वाला ही मंदिर है, नहीं। लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और किसको समर्पित है? लिंगराज यानी कि भगवान शिव, नाम से ही पता चल रहा है। और इसे स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न शिवलिंग भी कहा जाता है, यानी कि अपने आप उत्पन्न हुआ था। और इसका निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी, इंपॉर्टेंट है, और 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा का 11वीं सदी में राजा लालतेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न किया, यानी कि शुरू किया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने और सोमवंशी राजा ही लालतेंदु केसरी ने इसका निर्माण कार्य संपन्न करा दिया। किसका? लिंगराज मंदिर उड़ीसा का। ठीक है, इसके बाद बात करें स्थापत्य कला के बारे में कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता को प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है? देखिए, 4 खंडों में विभाजित है। गर्भगृह, गर्भगृह किसे कहा जाता है? यहाँ गर्भगृह का मतलब होता है जहां पर जो मुख्य मूर्ति स्थल है, जो सबसे बड़ी मूर्ति रखी जाती है। आप लोग मंदिर जाते होंगे तो पहले तो प्रवेश करते होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोपुरम। ठीक है, जो प्रवेश द्वार। और गोपुरम से जब अंदर की ओर जाते हैं और एक मेन मंदिर होता है जिसमें भगवान शिव वगैरह की आपने देखी होंगी, तो वो कहलाता है गर्भगृह। इसके अलावा एक यज्ञशाला है जो प्रार्थना के लिए होती है, और एक भोग मंडप है जो अर्पण के लिए कक्ष है, और नाट्यशाला भी है। इंपॉर्टेंट है नाट्यशाला, क्योंकि देखिए जहां पर शिव होंगे, ठीक है, वहां पर शिव का नृत्य भी होगा। ठीक है, आपने नटराज नृत्य के बारे में नाम सुना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह मंदिर यानी कि लिंगराज मंदिर जो है वो शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शिवलिंग को हरिहर नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बना के कि क्या 4 दीवारी से घिरा हुआ है कि खुला हुआ है। तो मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ है और इसमें लगभग 50 छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित मंदिर भी उपस्थित है। अब बात करें कलिंग स्थापत्य कला की। कलिंग यानी कि अशोक ने जिस पर आक्रमण किया था, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो ये देखिए कलिंग है, उड़ीसा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, और कुछ कुछ यहाँ पर तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, मतलब वहां पे मिलती है कलिंग स्थापत्य कला। तो इसमें स्थापत्य कला की शैली नागर शैली की एक उपशैली है, मैंने आपको बता दिया था। और इमारती पत्थर जो है वो सैंडस्टोन से ये मैक्सिमम बने हुए हैं। अब इसमें कुछ देवल आते हैं, देवल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंदिरों के प्रकार हैं रेखा देवल, पीढ़ा देवल और खाकरा देवल। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। रेखा देवल, पीढ़ा देवल विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित हैं, और खाकरा देवल ये चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने कैसे याद किया है? देखिए, रेखा देवल हो और पीढ़ा देवल, ये विष्णु, सूर्य और शिव, विष्णु, सूर्य और शिव। क्यों ये हमने ऐसे याद किया कि रेखा देवल, पीढ़ा देवल और खाकरा देवल। खाकरा मतलब होता है ना, हम लोग बोलते हैं जो अपने यूपी वाले लोग हैं, अस्थि पंजर जो होते हैं ना, ऐसे मतलब जो बच जाते हैं भूतों की माला वगैरह, तो उनके खाकड़ा जैसा होता है, मतलब सूखा साखा हड्डी हड्डी बचती है। तो ये भूत पिशाच वाला ज्यादा होता है चामुंडा और दुर्गा मंदिरों में। तो मैंने याद कर रखा है कि खाकरा देवल मतलब चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से संबंधित है। और मंदिर मूल रूप से एक मंदिर 2 भागों में बटा होता है। इसका एक भाग शिखर, यानी कि शिखर को ही देवल बोलते हैं। शिखर माने जो ऊंची संरचना होती है, यानी कि जैसे जो सबसे ऐसे बनी होती है ना शिखर, तो ये वाला जो है ये शिखर। तो जो ऊंची संरचना होती है उसको शिखर। और दूसरा भाग सभा कक्ष, इंपॉर्टेंट है, जगमोहन। जगमोहन नोट कर लेना, जगमोहन किसे कहते हैं? सभा कक्ष। ठीक है, तो ये देखिए आप कलिंग स्थापत्य कला हो गई, ये खाकरा देवल है।
और ये बीच में ये गर्भगृह है यानी कि जहाँ मुख्य मूर्ति रखी जाएगी, और ये रेखा देवल यानी कि गर्भगृह के ऊपर है, और ये पीढ़ा देवल। नक्काशी की बात करें तो देवल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों को भव्य रूप से स्थानीय कलाकृतियों की प्रचुरता के साथ तराशा गया है। रेखा देवल और खाकरा देवल ये क्या है? गर्भगृह हैं। ठीक है, रेखा देवल और खाकरा देवल गर्भगृह हैं। पीढ़ा देवल क्या होता है? पीढ़ा देवल होता है नृत्य यानी कि नाट्य मंडप और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष यानी कि भोग मंडप शामिल होते हैं पीढ़ा देवल में। तो डांस करने के बाद पीढ़ा तो होती है, तो पीढ़ा देवल में नृत्य होगा। रेखा देवल, खाकरा देवल ये है गर्भगृह। ठीक है, अब कुछ प्रमुख स्मारक इसके अलावा की बात कर लेते हैं। तो सूर्य मंदिर एक तो कोणार्क में है, इसके बाद जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में देख चुके हैं, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। क्योंकि इनकी चर्चा चली तो इनकी भी बात बताना जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं असुरगढ़ की। असुरगढ़ सुर्खियों में क्यों है? तो उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती यानी कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व से पहले की असुरगढ़, तो ये उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है, और इसे पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारण करने के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री AMS रेडियो कार्बन तकनीक का प्रयोग किया था, और यह तकनीकी परमाणु भार में अंतर के आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं में विभेद करती है। आपको कुछ नहीं, केवल ये याद रख लेना है, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री AMS, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये आपको आर्ट कल्चर में नहीं पूछेगा, साइंस टेक में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये नाम आपको बता रहा हूं। उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में जैसे कि शिशुपालगढ़ है, तो भुवनेश्वर के निकट है। इसके बाद जौगढ़ है, वो ऋषिकुल्या घाटी गंजम जिला में एक किलेबंद बस्ती है। इसके अलावा खलकट पटना पुरी में स्थित है, और मणिकप पटना ये बंदरगाह स्थल है पुरी के पास। ठीक है, तो ये क्यों याद रखना है? कोई ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मिलान में आ सकते हैं तो याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद मुख्य निष्कर्ष संस्कृति विकास के 3 चरण, लौ योग और ये प्रारंभिक इतिहासकार, ये कुछ भी आपको सब पता है हिस्ट्री में, कोई आपको ऐसा ज्यादा पढ़ने की इधर जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फिर से इंपॉर्टेंट होयसाल मंदिरों के बारे में। होयसाल टेम्पल आपने नाम सुना होगा, तो 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेलूर स्थित चन्ना केशव मंदिर, हलीबेड स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। देखिए, विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या होगा कि सरकार पहले खुद नॉमिनेट करेगी, उसके बाद ही तो उन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो उसमें कर्नाटक के जो वेल्लूर स्थित चन्ना केशव मंदिर है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे कौन से मंदिर स्थित है, हलेबीड स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। इसके बाद करें तो स्थापत्य की शैली की बात करें इन मंदिरों की, तो वो है मिश्रित या वेसर शैली, यानी कि नॉर्थ शैली साउथ शैली का मिक्सचर है बेसर शैली। और इमारती पत्थर है सोप स्टोन, यानी कि अपेक्षाकृत जो मुलायम पत्थर है। और कब होयसल में? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व शताब्दी में ये मंदिर बने। ठीक है, अब बात करते हैं अद्वितीय विशेषताओं की होयसल मंदिर की। तो तारकी योजनाएं, तो इन मंदिरों की योजना एक तारीख तरह दिखाएंगी। मतलब पता क्या है? मतलब ये है कि ये यहाँ पर 5 आपके छोटे छोटे मंदिर होंगे, 1 2 3 4 5, और ये एक मुख्य मंदिर होगा, यानी कि ये ऐसा 5 छोटे छोटे मंदिर। तो ये संरचना एक तारे की तरह नहीं दिखती है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है तारकी योजना। इसके अलावा यहाँ पर बारीक नक्काशी है, देवताओं को आभूषण में देखा जा सकता है जिसे दीवारों पर सजाया गया है। नक्काशी में निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासियों तथा ऊपरी भाग में देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है। और मंदिर के भीतर की मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। डिजाइन की बात करें, यह दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है। यह कक्ष नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करने के लिए था। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है।
मंडप की बात करें, खुले और बंद दोनों प्रकार के मंडप पाए गए हैं। मंडपों में गोलाकार स्तंभ हैं और मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। मंडप की छत इंपॉर्टेंट है, छत पे दीवार नहीं, छत भी पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। होयसल मंदिरों में विमान भीतर से सरल है, बाहर से उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया है। यानी कि विमान वह बिंदु है जहां सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। यानी कि जो ये आप संरचना देखते हैं ना ऐसे ऊंची वाली मंदिर के ऊपर, तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो प्लेन है, लेकिन बाहर इनको बढ़िया से सजावट की गई है। धार्मिक विषय वस्तु की बात कर लें, ये भी पूछा जाता है, तो ये शैव परंपरा का अनुसरण करता है, यानी कि हिंदू धर्म का। और इनमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं। किसमें? होयसल में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो ये मिश्रित या बेसर शैली है, अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर यानी कि सोप स्टोन से बना है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इसमें बनाया गया है। तार की योजना है, बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के भीतर रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाया गया है। और द्वारा भवन है, हर भवन से पहले एक नंदी मंडप है। और इसके अलावा ये अंदर से जो विमान है वो सरल है, बाहर से अलंकृत है। शैव परंपरा का मुख्य रूप से अनुसरण करता है, लेकिन जैव परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी देखने को मिलती है होयसल मंदिर में। और मुख्य मंदिर कौन से हैं? जैसे कि चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में, होयसलेश्वर मंदिर हलाबीडू में, केशव मंदिर सोमनाथपुरा में। होयसल मंदिरों की आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ये संरक्षित स्मारक हैं और इन स्मारकों का संरक्षण रख रखाव कौन करेगा? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। तो विश्व धरोहर स्थल से तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सांस्कृतिक ही महत्व हो या केवल भौतिक ही महत्व हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है। विश्व धरोहर स्थल की सूची को अंतरराष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन या संचालन करती है। 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधिक, संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। कब? 1994 में। इस रणनीति का निर्माण 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था और यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। धरोहर 3 प्रकार के हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 है सांस्कृतिक, नंबर 2 है प्राकृतिक और नंबर 3 है मिश्रित। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। 32 + 7 + 1 ऐसे याद रखो, 32 7 1। ठीक है, तो 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जा रही हैं। इसके बाद इन मंदिरों के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो चेन्ना केशव मंदिर की बात करें, ये एक कूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि केशव यानी कि विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर की बात करें, द्विकूट यानी कि 2 पवित्र स्थलों वाला मंदिर है और यह शिव को समर्पित है। एक पवित्र स्थल राजा विष्णुवर्धन को और दूसरा उनकी रानी शांताला को समर्पित है, इसलिए इसे शांतलेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चेन्ना केशव एक कूट है और होयसलेश्वर द्विकूट, यानी कि यहाँ पर 2 पवित्र स्थल हैं या 2 मंदिर मुख्य रूप से हैं। एक पवित्र स्थल राजा विष्णुवर्धन और उनकी रानी शांताला को समर्पित है और बाकी शिव को समर्पित है। केशव मंदिर की बात करें, ये 3 रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित है। त्रिकूट मंदिर यानी कि 3 मुख्य रूप हैं, जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल, याद रखने वाली चीजें हैं। निर्माण स्थापना की बात करें तो चेन्ना केशव मंदिर 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया। होयसलेश्वर मंदिर भी एक राजा विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया और केशव मंदिर राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनाया गया था और विष्णु को समर्पित है।
और चेन्नाकेशव मंदिर की बात करें तो वीर बल्लाल द्वितीय के द्वारा एक सीढ़ीदार जलाशय का निर्माण भी चेन्नाकेशव मंदिर में कराया गया। स्थापत्य विवरण की बात करें तो चेन्नाकेशव मंदिर की बात करें तो तरासे गए बाहरी भाग में दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों को दर्शाया गया चेन्नाकेशव। साथ ही विष्णु के जीवन, उनके पुनर्जन्म और महाकाव्यों यानी कि रामायण महाभारत के दृश्यों को भी उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल हैं और मंदिर के गर्भगृह में चेन्नाकेशव में कृष्ण की मूर्ति है। कृष्ण विष्णु के ही अवतार तो माने जाते हैं। इसके बाद बात करें होयसलेश्वर मंदिर की तो हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है। इसमें होयसल काल के 3 जैन बसदियां यानी कि मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ीदार कुआं भी मिला है। मंदिर के भीतर की मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। इसके बाद केशव के मंदिर की बात करें, केवल केशव की, तो यह मंदिर सेलखड़ी से बना और खराद यानी कि लेथ मशीन जो होती है उससे बनाए गए स्तंभों, संतुलित स्थापत्य कला और जटिल मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। और केशव मंदिर से मिली कुछ किसकी मूर्तियां हैं, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सरस्वती। जल निकाय या नदी की बात करें तो चेन्नाकेशव मंदिर यागची नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और होयसलेश्वर मंदिर हलेबुड को द्वार समुद्र, मूल रूप से हलेबुड को क्या कहा जाता है, द्वार समुद्र, जिसका आशय है कि एक बड़ा जल भंडार। इसके बाद केशव मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि चेन्नाकेशव यागची नदी पर और केशव मंदिर है आपका कावेरी नदी के तट पर। इसके बाद बात करें चेन्नाकेशव मंदिर की तो यहाँ पर एक मौलवी ने कुरान का पाठ पढ़ लिया था, जिसके बाद मंदिर में रथोत्सव या रथोत्सव शुरू किया गया। और केशव मंदिर की बात करें तो अब यह पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम सल्तनत की हमलावर सेनाओं के द्वारा मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। ये है यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब बात करें, जब होयसल की इतनी चर्चा हो ही रही है तो ये राजवंश ने शासन किया भारत के, ये देखिए पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, दक्षिण के हिस्से में। और आप तो अब मंदिर का नाम भी सुन लिया होगा आपने, कावेरी नदी आपको समझ में आ गया। अब आप समझ गए कि मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी में ये होयसल राजवंश रहा होगा। इसके प्रमुख शासक में विष्णुवर्धन, आपने नाम सुना, मंदिरों का निर्माण कराया। विष्णुवर्धन शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, इंपॉर्टेंट है। बाद में रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया। इसके बाद वीर बल्लाल द्वितीय, बल्लाल देव वही, हाँ, तो वीर बल्लाल द्वितीय कौन था? होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त इसने कराई और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। और नरसिंह तृतीय की बात करें तो ये अंतिम शासक था होयसल राजवंश का। राजधानी नगर की बात करें तो बेलूर थी, जिसे बाद में द्वार समुद्र जो अब हो गया है हॉलीवुड, वहां पर स्थानांतरित कर दिया था। होयसलों की राजधानी मुख्य रूप से बेलूर थी, बाद में द्वार समुद्र यानी कि हॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड हो गया है। आय के स्रोत की बात करें तो होयसल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों और कुओं से सिंचाई प्रणालियों पर टैक्स लिया जाता था। इस दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। कन्नड़ और संस्कृत भाषा का व्यापक स्तर पर होयसल साम्राज्य में उपयोग किया जाता था। प्रशासन की बात कर लेते हैं तो प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया जाता था। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। विदेश मामले के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही, मैं बता देता हूं, इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है, या तो पीसीएस में आएगा, यूपीएससी में आएगा। प्रमुख जो खजांची था उसको महाभंडारी या हिरण भंडारी कहा जाता था और ये सभी मिलकर उच्च स्तर का प्रशासन संभालते थे। सेना प्रमुख यानी कि दंड नायक और होयसल राजदरबार में मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार की बात करें तो अलग अलग धर्मों के प्रति होयसल साम्राज्य में उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए गए थे। होयसल शासन के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म सभी का पालन करते थे। ये तीनों दार्शनिकों यानी कि बासवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। भारतीय जाति प्रथा, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा होयसल साम्राज्य में प्रचलित थी और होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित कर दिया था। अब आते हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है चोल कालीन मूर्ति कला के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोल कालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज दिए कि भैया हमारी चीजें हमें दे दो, काहे रखे हुए हो। इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो ये मूर्तियां कल्लाकुरिची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की हैं और इस मंदिर का निर्माण नरेश्वर शिवन मंदिर जो है वो राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था।
इन मूर्तियों को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया था। कौन से मंदिर से? नरेश्वर शिवन मंदिर, और इसे राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण कराया गया। और चोरी की गई 6 मूर्तियों में त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति वीणाधार, संत सुंदरार और उनकी पत्नी परवई नाचियार की प्राचीन पंचलोह मूर्तियां शामिल हैं। राजेंद्र चोल प्रथम, इनका शासनकाल देख लेते हैं, 1014 से 1044 ईस्वी तक रहा। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल यानी कि राजराज चोल का पुत्र था। जो राजराज चोल सबसे पहले आए, उनके बाद आता है राजेंद्र चोल प्रथम। उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि भी धारण करी। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। उसने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा उसने पर केसरी और युद्धमल की उपाधि धारण करी राजेंद्र चोल प्रथम ने, जो बेटा था राजराज चोल का। और राजराज चोल ने शासन किया 985 से 1014 ईस्वी तक। पीसीएस वाले यहां देख लें, बाकी यूपीएससी वाले सिर्फ कंसेप्ट देख लें। तो पंच धातु की मूर्तियां थी जो चोरी हुई थी। तो पंचलौह शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं का मिश्रण है। और इन मूर्तियों का निर्माण लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लुप्त मोम ढलाई। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रही है नटराज की मूर्ति, तो एक मोम का इस तरह का साचा बनाया जाएगा जिसमें इसी शेप का स्पेस होगा, ठीक है, और उस शेप में आपको गर्म पंचधातु रख दी जाएगी। इसके बाद मोम वहां से पिघल के हट जाएगी, बात खत्म, मूर्ति तैयार हो जाएगी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक कई बार पूछा गया, इसलिए बता रहे। इसके बाद पुरा अवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 बिना लाइसेंस के ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को यानी कि बेचने को आपराधिक कृत्य मान्यता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर परस्पर कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करती है, यानी कि तुम्हारा खोया हम दे दें, खोया पाया केंद्र समझ लो एक हिसाब से। इसके बाद बात करें चोल मूर्तिकला के बारे में, जरूर बात करनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन भी इस पे बन जाए। तो चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ये मूर्ति आपने नटराज की देखी होगी, ये चोल काल की ही है। इस काल की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सेरे पर्ड्यू या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा किया जाता था। यह धातु की ढलाई की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे अथवा आकार में ढाला जाता है। मैंने आपको बता दी है। चोल स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। तो स्थापत्य की शैली द्रविड़ शैली, ऊपर हमने स्टार्टिंग में बताया था नागर शैली, द्रविड़ शैली। और नागर और द्रविड़ यानी कि द्रविड़ को ही साउथ इंडिया शैली मुख्य रूप से हम लोग बोल देते हैं। तो नागर और द्रविड़ की जो मिक्स है वो बेसर शैली है, और कलिंग जो शैली है वो नागर शैली का ही एक रूप है। इसके बाद चोल में जो इमारती पत्थर है यानी कि जो बिल्डिंग बनाने में पत्थरों का उपयोग किया गया है वो नीस और ग्रेनाइट पत्थर हैं, और इनका काल है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और इनके समकालीन थे पल्लव और अन्य शासक थे, ठीक है, पल्लव, पांड्य, चेर, ये सब। तो मंदिरों का वर्गीकरण की बात करें तो विजयालय मंदिर है वो आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित है। बृहदेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम जैसे बाद के मंदिरों पर चालुक्य प्रभाव दिखाई देता है। अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नागर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर एक ऊंची चार दीवारी से घिरे हुए थे, और मंदिर की अन्य विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिखर यानी कि गोपुरम, एक द्वार मंडप, इसके निकट 2 प्रार्थना सभा कक्ष जिसको मंडप कहते हैं, अंतराल यानी कि वेस्टिब्यूल, अंतराल मतलब गर्भगृह से लेके जो कक्ष होता था सभा कक्ष उसके बीच का, तो अंतराल, मुख्य मंदिर शिखर यानी कि विमान, और आंतरिक गर्भगृह यहाँ के शामिल है। यह मंदिर मैक्सिमम आपको शिव को ही समर्पित मिलेंगे, और इसमें भगवान शिव, कैलाश में शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव और नृत्यरत आकृतियां शामिल हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जलाशय भी मिलेगा आपको, वाटर टैंक मिलेगा। सबसे ऊंचा हिस्सा वो विमान कहलाएगा, विमान और सभा कक्ष के बीच का हिस्सा अंतराल। ये देखिए ये हिस्सा जो है अंतराल, और ये मुख्य हो गया आपका सभा कक्ष। इसके अलावा यहाँ पर छोटे देवालय और प्रवेश द्वार को बोलते हैं गोपुरम, ये आपको मिल जाएगा। तो चोल काल के अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, और ये राजा राज द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जो गंगई कोंड चोलपुरम है में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और
ऐरावतेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा बनाया गया। यानी कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज द्वारा बनाया गया। इसके बाद गंगई कोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया, और ऐरावतेश्वर मंदिर ये राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा बनाया गया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें चोलकालीन कांस्य निर्मित नटराज प्रतिमा में चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है, यह हमें पता है, और इसकी अन्य विशेषताएं हम आगे देखते हैं। तो चोल काल आपको भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। तो इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू लिए हुए हैं। दाहिना जानते हैं, सीधे हाथ में, राइट हैंड में डमरू लिए हैं, ठीक है। और डमरू प्रतीक है सृजन का, यानी कि निर्माण का। यह भी पूछा गया है। तो डमरू निर्माण का प्रतीक है, यानी सृजन का। तो कोई भी चीज सृजन करेंगे तो मैक्सिमम सीधे हाथ से करते हैं, तो याद रख सकते हैं। ये भी पूछा है, दायां बायां कर देते हैं। और बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है, और अग्नि जो है लेफ्ट में है, उल्टे हाथ में आग लिए हुए हैं, और ये विनाश का प्रतीक है। और चार हाथ दिखाए ना, निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा, याद रखना अभय हस्त मुद्रा, मुद्राएं कभी पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे, और यह भय को दूर करने का प्रतीक है। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर पर, यह भी सीधे पैर पर कुचला हुआ है, और ये बौने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार, याद रखना अपस्मार, और यह दैत्य मानव के पृथ्वी होने का कारण माना जाता है। शिव का आगे वाला बायां हाथ और उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है, और यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है, ठीक है। अब चोल राजवंश जो पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी माने जाते हैं, ये देखिए, ये समुद्री हिस्सा से लेकर, ये देखिए हिस्सा आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक फैले हुए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सब। तो पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी 8वीं से 12वीं सदी ईसा पूर्व। तो प्रमुख शासक की बात पहले तो संस्थापक की बात करें तो विजयालय के चोल राजवंश के संस्थापक थे, और पल्लवों के उत्तराधिकारी ये माने जाते हैं। तो इसके प्रमुख शासक की बात कर लेते हैं। तो उसमें प्रमुख है पारांतक प्रथम। इसने मदुरै, जो कि पांडवों की राजधानी थी, उसको नष्ट करने वाला कहा गया है। सिंगले यानी कि श्रीलंकन आक्रमणकारियों को भी पराजित किया। श्रीलंकन के साथ साथ तमिल भी थे, ठीक है। और पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद राजराज चोल, काफी फेमस नाम सुना होगा, 985 से 1014 ईस्वी तक, और इसने उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद राजेंद्र चोल प्रथम आते हैं 1014 से 1044 ईस्वी। इन्होंने गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की, और मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था, ये वाले हिस्से, और यहाँ पर आगे भी। और कुलोत्तुंग प्रथम ने पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया। ये पूर्वी तट कहा जाता है। पूर्वी तट और सरकार तट, ये तट जो होते हैं, तो उनको कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल साम्राज्य में मिला लिया था। और ये पल्लव के उत्तराधिकारी थे चोल, ठीक है। याद कैसे रखोगे? प्रियंका चोपड़ा याद रख लेना। तो पी से पल्लव हो जाएगा, सी से चोल हो जाएगा, नहीं तो भूल जाते हैं चोल पहले आया पल्लव पहले आया। प्रमुख नगर की बात करें तो इनकी राजधानी तंजावुर या तंजौर थी, जो बाद में गंगई कोंडचोलपुरम हो गई। और क्षेत्रीय राजधानी थी कांचीपुरम और मदुरै, जिनमें कभी कभी दरबार लगाया जाता था। वर्तमान क्षेत्र तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिन, पुडुकोट्टई, वृद्धांचलम, पिचावरम जिले। ये जिले ज्यादा आपको बस नाम याद रखना है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र। संस्कृति की बात करें तो कांस्य मूर्तियों के लिए फेमस था, मुख्य रूप से हिंदू देवताओं, जिसमें भी भगवान शिव, नटराज की कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। भूमिकर आय का सबसे बड़ा, ठीक है, भूमिकर लैंड टैक्स जो था, रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके अलावा पुरावायु वरितैनिक कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। पुरावु वरितनैक कटम इंपॉर्टेंट है, और अधिकारियों को जीविता नाम के वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता है, यानी कि जमीन का टुकड़ा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। राजभाषा इनकी तमिल थी, आपको ऑप्शन में तेलुगु लिख के कंफ्यूज करेंगे, और यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम भी थी। संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए ही सिर्फ प्रयोग की जाती थी, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी।
ठीक है। और ये पुरावु वरितैनिक कटम, ये भूराजस्व प्रणाली थी। अधिकारियों को जीविता नामक वेतन के रूप में जमीन का हिस्सा दिया जाता था। और आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? जमीन से आने वाला टैक्स। चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था, और प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया था। राजा जो था वो प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी था। चोल शासकों ने, इसके अलावा बात करें सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद, वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, बाकी तमिल में सबको शिक्षा मिलती थी। धार्मिक मठ या गतिका शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। जाति का इंडिगय और वलंगे में विभाजन था। ठीक है, इंडिगय और वलंगे में विभाजन था। शाही परिवारों में सती व देवदासी प्रथा जैसी प्रथाएं भी प्रचलित थी। और चोल वंश को पांड्य वंश के शासकों ने पराजित कर दिया। तो पहले पल्लव आए, इनका क्रम भी आता है। इसके बाद चोल आए, और चोल के बाद आ गए पांड्य। ठीक है, पल्लव आए, फिर चोल आए, फिर आ गए पांड्य। ठीक है, तो याद करने के लिए पीसीपी है, लेकिन आप पल्लव और पांड्य में कंफ्यूज होंगे। तो छोटी मात्रा पाप है वो पहले है, बड़ी मात्रा बाद में। ऐसे याद कर लो। और क्या ऑप्शन है आपके पास? अब बात करेंगे करंट में कुतुब शाही स्थापत्य कला की। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। बीच बीच में चेक इसलिए जरूरी होता है कि लेक्चर पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। तो कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। कुतुब शाही था क्या? तो जो आपके देखिए चर्चा में क्यों है, पहले वो समझ लीजिए। ये गोलकोंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है स्टेट एग्जाम्स में कि हाल ही में एक मकबरे को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, जो कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए दिया जाता है, उसको सम्मानित किया गया। तो वो कौन था? तो गोलकुंडा जिले का ये है, ये। ठीक है, ये है गोलकुंडा किले की बावड़ी। बावड़ी मतलब वो होता है जो जहां पर पानी वगैरह होता है। तो ये जो पुरस्कार है ये है क्या? तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार की शुरुआत होती है 2000 में, और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं जैसे इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठन के प्रयासों को मान्यता देता है। इसके बाद इस बावड़ी के फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोलकुंडा किले यानी कि जो तेलंगाना में स्थित है, उसकी बावड़ी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है, और यह संरचना फारसी शैली में निर्मित है। इस स्मारक को विशिष्टता यानी डिस्टिंक्शन का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ये जो एशिया पैसिफिक का सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो पुरस्कार। तो ये मिला है विशिष्टता की श्रेणी में मिला है बावड़ी को। इसके अलावा ये उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता का पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत के अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। CST छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई की बात कर लेते हैं। तो यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको समूह का एक हिस्सा है। विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको का समूह का हिस्सा है, और पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं मेरिट पुरस्कार की। तो मेरिट पुरस्कार में डोमकोंडा किला कम्मारेड्डी तेलंगाना में स्थित है। जैसे 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था डोमकोंडा किला। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है, ये आप देख सकते हैं, डोमकोंडा फोर्ट, जो किले की दीवार का निर्माण करती है। इसके बाद भायखला स्टेशन या भायखला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। 1853 से परिचालन में है भायखला स्टेशन।
ठीक है। तो उत्कृष्टता पुरस्कार मिल गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को। इसके अलावा मेरिट पुरस्कार मिल चुके हैं डोमकोंडा किला यानी कि कम्मारेड्डी यानी कि तेलंगाना में स्थित, इसके अलावा भयकला स्टेशन को। अब बात करें कुतुब शाही स्थापत्य कला की। अभी जब उसकी बावड़ी को इनाम मतलब पुरस्कार मिल गया है तो हमें यह जानना जरूरी है कि स्थापत्य कला इसकी है किस प्रकार की। तो स्थापत्य कला की जो शैली है वो इंडो इस्लामिक शैली है और फारसी इसमें ज़्यादा है, मतलब फारसी कला का प्रभाव ज़्यादा है। इमारती पत्थर की बात करें तो ब्लैक बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बेसाल्ट, आपको पिंक बेसाल्ट करके भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग ज़्यादा किया गया है। काल है ये 16वीं सदी है और 17वीं सदी, मतलब 1518 यानी कि 16वीं सदी और 1687 यानी कि 17वीं सदी। इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है, ये इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। जैसे आपने चार मीनार नाम सुना होगा, हैदराबाद चार मीनार ऐसे करके सुना है। तो मीनारों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है गुंबदों के स्थान पर, और इमारतों पर किया गया अलंकरण और सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों यानी कि पैरपेट्स को अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स के उपयोग के साथ साथ कहीं कहीं स्टुको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया है। इस कला के प्रमुख स्मारक हैं गोलकुंडा किला और चार मीनार आपको दिख रही होगी, इसमें चार मीनार हैं, सामने से दो दिखती हैं, दो पीछे से। अब कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे की भी बात कर लेते हैं। तो इनके मकबरे बने हुए हैं, ये देखिए आपको सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, इसके अलावा जमशेद कुली कुतुब शाह, सुबान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये इनके मकबरे बने हुए आप देख सकते हैं, लगभग एक जैसे हैं, लगभग। तो कुतुब शाही राजवंश के प्रमुख स्मारकों की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है गोलकुंडा किला, आपने नाम सुना होगा, ऊपर हम दिखा भी चुके हैं। तो गोलकुंडा एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी गोलकुंडा, और इसके परिसर में स्थित स्मारक फारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य शैलियों का मिश्रित स्वरूप है, और इसके निर्माण में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इन ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशीदार प्लास्टर वर्क से सुसज्जित है। इसमें प्लास्टर वर्क ज़्यादा काम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्मारकों पर पॉलिशदार टाइल्स का भी काम किया गया है। इन मंदिरों की स्थापत्य कला बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के ज्यामिति डिजाइनों से प्रेरित है। हालांकि यहाँ किया गया स्टूको अलंकरण बहमनी मकबरों की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है। चार मीनार की बात कर लेते हैं। तो ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में स्थित है। चार खंभे मैंने आपको बता दिया था, और इसका निर्माण किया गया 16वीं सदी में। दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट के इस्तेमाल से किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चार मीनार और चार कमान का नगरीय स्थापत्य यानी कि द्वितीय इस्लामी सहस्त्राब्दी की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। कौन सा? सुन्नी नहीं, सिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। कौन सा? चार मीनार। कुतुब शाही मकबरों की बात कर लेते हैं। तो कुतुब शाही मकबरों में कुतुब शाही राजवंश के शासकों के प्रमुख कितने मकबरे हैं? 7 मकबरे हैं। समग्र परिसर में 30 मकबरे, मस्जिद और एक सब स्नानागार भी शामिल होता है। और उपयोग क्या हुआ है? प्लास्टर के साथ साथ अलंकृत भूरे रंग के ग्रेनाइट का भी उपयोग किया गया है। यहाँ पर मौजूद जो अधिकतर संरचनाएं मकबरों के रूप में जिनका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे, ये पूछा जाता है तो ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मकबरे वस्तुतः नुकीले मेहराबों से घिरे वर्गाकार आधारों पर बनी गुंबदाकार संरचनाएं। इसमें मीनारें नहीं है मकबरे में ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कुतुब शाही स्थापत्य कला के कुछ अन्य स्मारकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार कमान या चार मेहराब, तो इसका निर्माण होता है 1592। सन याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप 16वीं सदी याद रखिए। और चार कमान, ये आप दिख रहा है चार कमान। तो इसका उत्तरी मेहराब को मछली कमान कहा जाता है, दक्षिणी मेहराब को चार मीनार कहा जाता है, पूर्वी मेहराब को शंभू प्रसाद या काला मेहराब या काली कमान कहा जाता है पूर्वी मेहराब को, और पश्चिमी मेहराब को शेर दिल या सिहर बातिल कहा जाता है।
तो आपको 16वीं सदी याद रखना है, बाकी मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा वाला, उसमें 2 मछलियाँ हैं, तो उत्तरी कमान आप मछली से याद रख लेंगे, और पूर्व में धूप निकलती है तो उसको काली कमान या शंभू प्रसाद या काला मेहराब आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी मेहराब यानी कि पीठ दिखाएंगे शेर को, तो उसको शेर दिल या सिहर बातिल भी कहा जाता है पश्चिमी को, और बचा हुआ हो गया आपका दक्षिणी मेहराब, उसको चार मीनार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं आगे मक्का मस्जिद की। तो मक्का मस्जिद को 2 भागों अर्थात बड़ी मस्जिद जिसको बोलते हैं दजामी और छोटी मस्जिद जिसको मस्जिद में विभाजित किया गया है। एक बड़ा आयताकार दरबार यानी कि साहन तोरणों रिवाक से घिरा हुआ है। इनकी सपाट छत सक्फ मेहराबों ताक पर टिकी हुई है। इन मेहराबों को पत्थर हजर के स्तंभों अमुद या ईंट के स्तंभों द्वारा सहारा लिया गया है। ठीक है, ये है आपकी मक्का मस्जिद। इसके बाद बात करें दारुल सफ़ा की, तो 1595 में 2 मंजिल इमारत है, इंपॉर्टेंट है, और ये जहाँ पर भी सफ़ा होगा समझ लीजिए इलाज से संबंधित है। तो यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल साथ साथ एक महाविद्यालय भी यहाँ पर स्थित हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं बादशाही आसूर खाना की। तो यहाँ आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज कर रखा गया है। इस पूरे सभागार को सुंदर फूलों की सजावट वाली टाइलों से सजाया गया है। यह है बादशाही आसूर खाना, आप देख रहे हैं सुंदर फूलों की टाइल से सजाया गया है, और इसकी पश्चिमी दीवार पर तुघरा शैली में एक अभिलेख भी अंकित किया गया है। अब बात करें कुतुबशाही राजवंश, ये आया बहमनी के बाद। ठीक है, तो जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा से हमने याद किया था, ऐसे विराट कोहली से याद कर लो कि बहमनी आया, वी से नहीं होता है, हमें पता है बी से होता है, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो विराट कोहली, उसके बाद कुतुबशाही। तो बहमनी साम्राज्य का यह उत्तराधिकारी साम्राज्य था कुतुबशाही साम्राज्य। 1518 से 1687 ईस्वी में रहा। इसके संस्थापक थे सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क। इसके मुख्य शासक अन्य हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैदराबाद का संस्थापक है, कई बार पूछा गया है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक, MKKS, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद का संस्थापक था। ठीक है, और अबुल हसन ताना शाह ये अंतिम शासक हुआ करता था। मुख्य शहर की बात करें तो एक तो मोहम्मद नगर, यह पूर्व के प्रमुख नगरों में से एक था, और यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। ये आपके कुतुब शाह डायनेस्टी आपको दिख रही होगी, ऑरेंज में भगवा रंग में दिखाई गई है। हैदराबाद की बात करें तो इस शहर की योजना के निर्माण का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जाता है। संस्कृति की बात करें तो तुर्की कबीले कारा क्यूनलू से संबंधित थे, और इस कबीले का राज्य चिन्ह काली भेड़ हुआ करता था। इंपॉर्टेंट, कारा क्यूनलू से संबंधित थे और कबीले का राज्य चिन्ह काली भेड़ हुआ करता था। कुतुब शाही शासन के दौरान मंकल मैसाराम के नाम पर महाकाली यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती थी। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं था, कोई टैक्स नहीं हुआ करता था कुतुबशाही साम्राज्य के बीच में हिंदुओं पर। भाषा की बात करें तो दरबारी भाषा फारसी थी और तेलुगु आम लोगों की भाषा थी। चोलों की भाषा हमने आपको बताई थी, चोलों की भाषा थी तमिल, और संस्कृत थी उच्च कुल की यानी कि ब्राह्मणों और ऊपर जो पैसे वाले लोग थे धनाढ़ वर्ग की भाषा थी। आम जन भाषा थी चोल में तमिल। जबकि कुतुबशाही राजवंश की बात करें तो इसमें प्रमुख जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी और आम जन भाषा थी तेलुगु। ठीक है, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखन संबंधी कार्यों को संरक्षण भी प्रदान किया था। प्रशासन की बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लिपिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पदों पर हिंदू और मुसलमान समान रूप से पात्र थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। सामाजिक धार्मिक स्थितियों की बात करें तो कुतुबशाही सुल्तान मुसलमानों को सिया संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि जो वर्तमान में ज़्यादातर संप्रदाय है भारत में वो सुन्नी है, लेकिन ये लोग सिया से संबंधित थे और सिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे।
राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं और उसी समय के तेलुगु लेखक पोन्नगंती तेलंगानाचार्य ने अपनी कृति ययाति चरित्र, याद रखना, पोन्नगंती तेलंगानाचार्य और कृति इनकी ययाति चरित्र में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का भी विवरण किया है। तो एक ये भी आपको नाम पूछ सकते हैं, पोन्नगंती तेलंगानाचार्य, ये भी पूछ सकते हैं किस साम्राज्य से संबंधित थे, या पूछ सकते हैं कौन से भाषा के, या पूछ सकते हैं इनकी रचना कौन सी थी, या पूछ सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचना में किसका विवरण किया। तो रचना में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण किया है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर बाद में अधिकार कर लिया था और इस राजवंश का अंत हो गया। अब आगे बात करेंगे महापाषाण काल की बात। तो महापाषाण काल की बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।